फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल स्टेप अप क्लासेस पर। हम कर रहे हैं एल्टीग्रेड साइंस की तैयारी और इसमें मैं अभी चैप्टर करा रहा हूँ आयनिक इक्विलिब्रियम। तो फ्रेंड्स, आयनिक इक्विलिब्रियम में आज जो हमारा टॉपिक होने वाला है वो है हाइड्रोलाइसिस ऑफ सॉल्ट, लवणों का जल अपघटन। फ्रेंड्स, ये पार्ट नंबर 6 होने वाला है और अगर मैं बात करूँ नोट्स के क्राइटेरिया में तो नोट्स के लिए ये लास्ट पार्ट है। इसके बाद बस इसके प्रैक्टिस क्वेश्चन आ जाएंगे तो पार्ट नंबर 7 आ जाएगा। नोट्स आज खत्म हो जाएंगे। फ्रेंड्स, इस पार्ट में आज हम डिस्कस करने वाले हैं हाइड्रोलाइसिस ऑफ सॉल्ट्स की जो हमारे लवण होते हैं यानी सॉल्ट्स जो होते हैं उनका जल अपघटन करने पर क्या चीज़ें मिलती हैं, कैसे कैसे उसमें चीज़ें पूछी जाती हैं एग्जाम में, वो सब पढ़ेंगे। इसके बाद एक टॉपिक आता है सोल्युबिलिटी प्रोडक्ट और इसके बाद आता है आयनिक प्रोडक्ट। ये सोल्युबिलिटी और आयनिक प्रोडक्ट में कंपैरिजन भी आता है, वो भी देखेंगे जिसके बेस पे एग्जाम में क्वेश्चन पूछे ही पूछे जाते हैं। तो फ्रेंड्स, शुरू करते हैं हाइड्रोलाइसिस ऑफ सॉल्ट। देखो, हाइड्रोलाइसिस ऑफ सॉल्ट से क्या मतलब है, पहले इसको समझो। देखो, हाइड्रोलाइसिस ऑफ सॉल्ट एक तरह से हम ये भी कह सकते हैं कि ये न्यूट्रलाइजेशन का अपोजिट है। न्यूट्रलाइजेशन का अपोजिट है, ठीक है। तो जब किसी लवण यानी कि सॉल्ट को जल में घोलते हैं तो वे धनायनों और ऋणायनों में वियोजित हो जाता है। हमें पता है व्हेन द सॉल्ट इज डिसॉल्व इन वाटर इट डिसोशिएट्स इनटू कैटायंस एंड एनायंस। तो जब भी आप किसी एक सॉल्ट को वाटर में डिसॉल्व करते हैं तो ये एसिड और बेस बनाता है। अब जनरली एसिड और बेस बनाते समय ये क्या करता है, अपने कॉन्स्टिट्यूएंट आयन में टूट जाता है, ठीक है। तो लवण के धनायन और ऋणायन या दोनों आयन जल के अणुओं के साथ अभिक्रिया करके विलयन को अम्लीय क्षारीय बना देते हैं। अब होता क्या है यहाँ पे, जैसे मान लो हम बात करते हैं किसी एक सॉल्ट की बात करते हैं ना, NaCl की बात करते हैं, ठीक है। ये तो खैर छोड़ो, इसको नहीं बात कर सकते अभी। कुछ और लेते हैं, लाइक हम लेते हैं NH4Cl, एक ये लेते हैं NH4Cl, इससे ज़्यादा अच्छा क्लियर होगा। और हमने इसे वाटर में डिजोल्व किया। जैसे ही वाटर में डिजोल्व किया ये दो पार्ट में टूट गया, एक तो NH4 पॉजिटिव और एक Cl नेगेटिव। अब ये जो दोनों दोनों के दोनों हैं, ये क्या करेंगे, ये वाटर के साथ ही रिएक्ट करते हैं, वाटर के मॉलिक्यूल के साथ रिएक्ट करते हैं। और इनके कारण क्या होता है, वाटर में से देखो जैसे NH4 है तो ये क्या करता है, ये तो बना लेता है NH4OH प्लस H पॉजिटिव। अब ये H पॉजिटिव बना रहा है, तो अगर हम NH4 के रिस्पेक्ट में देखें तो इसने वाटर के साथ रिएक्ट करके क्या बना है, H पॉजिटिव विच शो द एसिडिक कैरेक्टर। ये क्लियर हुआ, ठीक है। अब बात करते हैं कि जो Cl नेगेटिव है, Cl नेगेटिव अगर वाटर में जा रहा है तो फिलहाल ये क्या कर रहा है, फिलहाल ये कुछ नहीं कर रहा, ठीक है। कर सकता है अगर हमारे पास कोई ऐसा आ जाए जो हमारे बेसिक में से निकल के आए, ठीक है। तो ये बनता है। तो अब मान लो ये नेगेटिव है, अगर ये जाना भी चाहे तो ये क्या बन सकता है, HCl बन सकता है और OH नेगेटिव बन सकता है। लेकिन क्योंकि हम इसको ये मान के चलते हैं Cl नेगेटिव को यहाँ पे फिलहाल कि ये एक स्ट्रॉन्ग बेस है, ठीक है। ये क्या है, स्ट्रॉन्ग बेस है, स्ट्रॉन्ग बेस की कैटेगरी में आता है। तो स्ट्रॉन्ग की बेस की कैटेगरी में लेने के कारण हम इसको हाइड्रोलाइसिस नहीं कर रहे हैं, ठीक है। क्लियर हुआ, ओके। अब देखो हमारे पास जो सबसे पहला आता है उसमें क्या आता है, लवण के प्रकार में प्रबल अम्ल व दुर्बल क्षार का लवण, स्ट्रॉन्ग एसिड, सॉल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड एंड वीक बेस। ध्यान देना, सॉन्ग ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड से बने हुए और वीक बेस को मिलाकर के बने हुए हैं। लेकिन बनने के बाद जो इनका नेचर होता है वो एसिडिक होता है। वो क्या होता है, एसिडिक होता है। तो इनके हम हाइड्रोलाइसिस को समझेंगे कि पानी में डिसॉल्व करने के बाद क्या-क्या इसके अंदर हो रहा है और उससे हमें क्या-क्या चीज़ मिल रही है और फिर उस सॉल्यूशन का हम पीएच कैसे निकाल सकते हैं, ये पूरी कहानी मैं आपको बताने वाला हूँ, ठीक है। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। देखो, हम बात कर रहे हैं स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक बेस की, जिसमें हम ले रहे हैं सबसे पहले NH4Cl, जो अभी हमने लिया भी था, उसी को लेके चल रहे हैं। तो अगर मैं बात करूँ NH4Cl की तो ये 2 पार्ट में टूटता है, एक तो बनता है NH4 पॉजिटिव और दूसरा बनता है Cl नेगेटिव। अब यहाँ से देखो NH4 पॉजिटिव जो है ये क्या करेगा, ये है कैटायंस और ये कैटायंस इज अ वीक बेस। कैटायंस क्या है यहाँ पे, वीक बेस है, ठीक है। वीक बेस एंड इट इज रिएक्टिव, ये रिएक्टिव होता है और किसके साथ रिएक्ट करता है, एंड रिएक्ट्स विद H2। हमने बताया ना हाइड्रोलाइसिस कर रहे हैं ना, तो रिएक्ट्स विद H2, ये वाटर के साथ रिएक्ट करेगा। अब जब NH4 पॉजिटिव वाटर के साथ रिएक्ट करेगा तो ये क्या बनाएगा, अभी अभी मैंने बताया था, ये बनाएगा NH4OH, वाटर में से OH तो कंटेन कर लेगा, NH4H बनाएगा, साथ में H पॉजिटिव बनाएगा। तो कुल मिला के एसिडिक बिहेवियर दिखा रहा है, एसिडिक बिहेवियर दिखा रहा है। अब इसी रिएक्शंस को हम दो रिस्पेक्ट में लिखेंगे। फ्रेंड्स, रिपीट कर रहा हूँ, दो रिस्पेक्ट में लिख सकते हैं। एक रिस्पेक्ट में तो हम ये लिख सकते हैं कि हम इसे डिसोसिएशन के तौर पे लिख सकते हैं, ठीक है, इक्विलिब्रियम के तौर पे। और एक हम लिख सकते हैं इसके डिग्री ऑफ डिसोसिएशन के बेस पे। तो हम ये मान के चलते हैं कि मान लो ये जो हमारा NH4 पॉजिटिव है, ठीक है, इसका कॉन्सेंट्रेशन जो है वो C है, ठीक है। और H2 का स्टार्टिंग कॉन्सेंट्रेशन कितना है, 0 है या फिर 1 है।
क्योंकि H2 को हम 1 मान सकते हैं, 1 है, क्योंकि H2 जो है लिक्विड है और इसका कॉन्सेंट्रेशन ऑलमोस्ट चेंज नहीं होता, तो हम इसको 1 मान सकते हैं। अब ये तो स्टार्टिंग में हमने लिया। अब स्टार्टिंग के बाद हम बात कर रहे हैं कि आफ्टर सम टाइम, कुछ समय के बाद, ठीक है, जब इसे वाटर में डिसॉल्व किया गया तो इसमें से 1 माइनस एक्स कम हो गया, ठीक है, या फिर ये कहें सी में से सी एक्स कम हो गया, सी में से सी एक्स कम हो गया, इतना डिसोशिएट हो गया। एक्स क्या है? डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। अब जितना ही कम हुआ उतने ही इसका बनेगा, उतने ही इसका बनेगा, तो सी एक्स इंटू सी एक्स ये बन जाएगा, ठीक है, इसके भी सी एक्स बन जाएंगे, इसके भी सी एक्स बन जाएंगे। ये मैंने आपको समझाया भी था भाई, अगर कोई रिएक्शन मोलर्स में लिखी हुई है तो एक जो हमारा रिएक्टेंट है उसमें से जितने मोल्स उसके घटेंगे उतने ही दूसरे के मोल्स बनेंगे, ओके, उनके स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट के अकॉर्डिंग। बस ये चीज थी इसमें। तो अगर मैं यहाँ से अब ऑन अप्लाइंग द लॉ ऑफ मास एक्शन, मास एक्शन में हमने पढ़ा था, अगर हम उसके लॉ को अप्लाई करते हैं तो क्या मैं कह सकता हूँ के एच दैट इज हाइड्रोलाइसिस कांस्टेंट इज इक्वल concentration of H positive into concentration of NH4OH डिवाइडेड बाय NH4 पॉजिटिव। अब आप कहोगे सर वाटर का क्यों नहीं लिख रहे हो? क्योंकि वाटर का यहाँ पे कांस्टेंट होता है, 1 होता है, दैट्स व्हाई इसके इसको लिखने की जरूरत नहीं है। अब देखो इन सबको रखो, तो KH बराबर क्या मैं लिख सकता हूँ? CX, हाइड्रोजन का कॉन्सेंट्रेशन हो गया, ठीक है, मल्टीप्लाई NH4OH, ये भी CX, और NH4 पॉजिटिव का कितना है? C इंटू 1 माइनस एक्स, ठीक है। तो यहाँ से KH बराबर क्या आ गया? KH बराबर आ गया सी स्क्वायर एक्स स्क्वायर अपॉन सी इंटू 1 माइनस एक्स। अब यहाँ आप देख सकते हो कि एक सी से एक सी कैंसिल हो सकता है, दैट विल बी रिमेनिंग सी एक्स स्क्वायर अपॉन 1 माइनस एक्स ओनली। तो ये हमारी इक्वेशन नंबर 1 आती है, ठीक है। यहाँ से अभी हमने क्या करा मैं आपको बताता हूँ। हमने ये माना कि जो हमने सॉल्ट लिया था उसका हाइड्रोलाइसिस करा, तो पानी में जाती है वो 2 आयंस बनाता है, उसमें से जो पॉजिटिव वाला है फिलहाल वो क्या कर रहा है? वो वाटर के साथ रिएक्ट कर रहा है, वो वाटर के साथ रिएक्ट कर रहा है। जैसे ही वो वाटर के साथ रिएक्ट करता है, ठीक है, वो क्या करता है? वो NH4OH बनाता है, साथ में H पॉजिटिव बनाता है। फिर हमने उसको डिसोसिएशन के फॉर्म में लिख लिया और लॉ ऑफ मास एक्शन से हमने उसका हाइड्रोलाइसिस कांस्टेंट निकाल लिया, जिसका फॉर्मूला आया सी एक्स स्क्वायर अपॉन 1 माइनस एक्स, ये आ गया, ठीक है। इतनी बात क्लियर है? ओके। अब चलते हैं आगे। अब देखो इसमें दूसरा पार्ट ये है कि जब हमने NH4 पॉजिटिव को पानी में डिसॉल्व किया, या हमने उसे डिसॉल्व करने की रिस्पेक्ट को देखा, तो पानी में कुछ और भी इक्विलिब्रियम चल रहे होंगे, ठीक है, उसी के अंदर कुछ और भी इक्विलिब्रियम आएंगे। कौन कौन से आएंगे? देखो, एक तो NH4OH का, जो ये NH4OH यही टूट रहा होगा वापस किसमें? NH4 पॉजिटिव में प्लस OH नेगेटिव में, एक तो ये आएगा, ठीक है। और दूसरा क्या आ सकता है? दूसरा आ सकता है वाटर का भी, भाई वाटर भी तो टूट रहा होगा H पॉजिटिव और OH नेगेटिव में, ठीक है, ये दोनों हो गए। अब ये हमारा क्या है? ये हमें पता है एक बेस है, ठीक है। तो इसके लिए मैं क्या लिख सकता हूँ? KB इज इक्वल NH4 पॉजिटिव, वही प्रोडक्ट का कॉन्सेंट्रेशन डिवाइडेड बाय रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन, ठीक है। और ये क्या है? वाटर, तो इसके लिए KW लिख दूंगा, ठीक है, वाटर कांस्टेंट, ठीक है। तो ये क्या आ जाएगा बताओ? H पॉजिटिव इंटू OH नेगेटिव डिवाइड बाय H2। अब H2 को कॉन्सेंट्रेशन हमने कितना लिया था? 1 लिया था, तो ये सिर्फ क्या रह जाता है? H पॉजिटिव इंटू OH नेगेटिव। भाई कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H2 हम क्या लिख रहे हैं? यूनिटी लिख रहे हैं, ठीक है। तो ये आ जाता है, क्लियर? इतनी बात समझ में आई? अभी हमने क्या करा? हमने ये देखा कि कोई सॉल्ट अगर वाटर में डिसॉल्व हो रहा है तो उसकी कितनी पॉसिबिलिटी कंडीशंस है वो सब निकाल दी, जितने भी इक्विलिब्रियम उसमें एस्टेब्लिश हो सकते हैं वो सब निकाल दिए, ठीक है, वो सब हमने कर लिया। दिस इज द कंप्लीट हाइड्रोलाइसिस। हम कहते हैं हाइड्रोलाइसिस, तो हाइड्रोलाइसिस में सिर्फ ये नहीं है कि कोई चीज पानी में घोली और भाई दूसरे 2 आयंस बना ली, बात खत्म नहीं। उन सबको आपको निकालना है कि कितने तरीके से वो टूट रहा है, ठीक है। इतनी बात क्लियर हुई? ओके। अब यहां से हम क्या करते हैं? यहां से आपको जो स्टेप याद रखना है वो फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2 और 3, इसको 2 मान लो, इसको 3 मान लो, इन दोनों का यूज करके हमें एक चीज निकाल रहे हैं, दैट इज KW/KB। KW/KB, तो KW करते ही क्या आएगा? H पॉजिटिव और H नेगेटिव अपॉन में K पॉजिटिव, KB करूंगा तो जो ऊपर वाली टर्म्स है वो तो नीचे आ गई, NH4 पॉजिटिव OH नेगेटिव, और जो नीचे वाली टर्म्स थी वो ऊपर चली गई, NH4OH, ये, ठीक है। यहाँ से OH से OH कैंसिल, तो मेरे पास KW/KB बराबर क्या बचता है बताओ? ये बचता है H पॉजिटिव NH4OH डिवाइडेड बाय NH4 पॉजिटिव, ये बचता है, ठीक है। और अगर आप इसको देखो, इस वाले को देखो, ये जो मेरे पास आया, ये मैं क्या लिख सकता हूँ?
H के बराबर है, यहाँ से देखो आप, ठीक है, H पॉजिटिव NH4OH अपॉन NH4 पॉजिटिव, और ये सेम आ रहा है, तो ये किसके बराबर हो गया, KH। तो यहाँ से हमारे पास एक रिलेशन आती है दैट KH इज इक्वल KW अपॉन KB, ये याद रखना, ठीक है, क्लियर हुआ। अब इसमें तो कोई कंफ्यूजन नहीं। तो हमने क्या करा एक्चुअली, हमने यहाँ पे करा कि सिंपल जो हम सॉल्ट का हाइड्रोलाइसिस देख रहे थे, उसमें और कितने इक्विलिब्रियम आ सकते हैं उसको उनके रिस्पेक्ट में लिख लिया, उसको उनके रिस्पेक्ट में लिख लिया। तो KH के लिए हमारे पास ये चीज आ गई, ठीक है, KH के लिए सब चीज आ गई, इतनी बात क्लियर, ओके। अब मैं इसे और क्या लिख सकता हूँ, मैं अगर इसे H पॉजिटिव के रिस्पेक्ट में लिख सकता हूँ क्या इसको, तो अगर मैं इसे H पॉजिटिव के रिस्पेक्ट में लिखता हूँ तो मैं इसको कुछ ऐसे भी लिख सकता हूँ, H पॉजिटिव इज इक्वल KW इंटू NH4 पॉजिटिव डिवाइडेड बाय KB इंटू NH4OH, ये भी लिख सकता हूँ मैं तो, ठीक है, ये भी लिख सकता हूँ कि नहीं लिख सकता हूँ, बिल्कुल लिख सकता हूँ, ओके। अब इससे आगे हमें क्या करना है, हमें इसमें क्या करना है, हमें लेना है लॉग, क्या लेना है, लॉग। अगर हम इसमें लॉगरिथम के हिसाब से चलेंगे तो हमारा ये इक्वेशन बन जाएगी जो स्टार्टिंग में इक्वेशन देखी थी, ठीक है। तो चलो वो बनाते हैं। अब देखो हमारी अभी फॉर्मूला क्या है, हमारा फॉर्मूला आया H पॉजिटिव के रिस्पेक्ट में KW अपॉन KB मल्टीप्लाई NH4 पॉजिटिव ऊपर है, दैट इज हमारा सॉल्ट ऊपर है, और जो हमारा बेस है वो नीचे है। चलो मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ, KW अपॉन KB मल्टीप्लाई सॉल्ट अपॉन बेस, ये लिख दिया मैंने। अब मैं क्या कर रहा हूँ, लॉग ले रहा हूँ, टेकिंग लॉग बोथ साइड्स, ठीक है। जब दोनों साइड लॉग लेंगे तो ये हो जाएगा लॉग H पॉजिटिव, इधर लॉग लेंगे तो देखो जो चीज ऊपर है दैट इज लॉग KW, अब नीचे वाली डिवाइड है तो लॉग माइनस आ गया लॉग KB, भाई लॉग M अपॉन N कैसे खुलता है, लॉग M माइनस लॉग N, वो खुल गया। अब ये मल्टीप्लाई में है तो ये प्लस में आ जाएगी, दैट इज लॉग सॉल्ट अपॉन बेस। आप इसे शॉर्ट में कॉन्सेंट्रेशन C से भी रिप्रेजेंट कर सकते हो, लेकिन फिलहाल ये है, ठीक है, इतनी बात क्लियर हुई। अब मुझे बताओ क्या मैं इसे पीएच की रिस्पेक्ट में लिख सकता हूँ, बिल्कुल लिख सकता हूँ पीएच के रिस्पेक्ट में। तो लॉग H पॉजिटिव क्या होता है, पीएच लेकिन माइनस के, क्योंकि 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 पीएच बराबर क्या होता है, माइनस लॉग H पॉजिटिव होता है। अब मेरे पास फॉर्मूले में लॉग में यहाँ तो माइनस नहीं है, तो माइनस का पीएच आ गया, तो माइनस PKW आ गया, और ये कितना आएगा ये बताओ, लॉग ये माइनस में ना तो ये वाला प्लस हो जाएगा, तो ये जगह प्लस PKB और प्लस लॉग सॉल्ट अपॉन बेस एज इट इज, क्योंकि इसका हमारे पास कोई फॉर्मूला अलग से नहीं है, ये एज इट इज हो गया। तो अब इसको मैं और क्या लिख सकता हूँ, ये ध्यान दो, ये तो नेगेटिव है, ये नेगेटिव इधर ले जाके पॉजिटिव, तो PKW माइनस PH इज इक्वल PKB प्लस लॉग सॉल्ट अपॉन बेस, ठीक है, ये हुआ। अब यहाँ से इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, इसको मैं लिख सकता हूँ POH बराबर PKB प्लस लॉग सॉल्ट अपॉन बेस। अब आप अगर एक चीज देखें तो यहाँ पे जो ये इक्वेशन आई है ये हेंडरसन इक्वेशन थी फॉर द वीक बेसिस, ठीक है, तो ये मतलब बेस के लिए थी, तो ये हमारे पास आ गई, दिस इज द इक्वेशन नंबर 4, ये हमारे पास आई, और ये हेंडरसन इक्वेशन भी थी, आपको याद हो तो, ठीक है, बेस के लिए जो हेंडरसन इक्वेशन लिखी थी वो भी यही थी, क्लियर हुआ इतनी बात, ठीक है। अब आप कहोगे सर आपने तो स्टार्टिंग में वो बनाया था CX² वगैरह, उसका क्या हुआ। अब देखो फ्रेंड्स एक कंपैरिजन देखेंगे, रिलेशनशिप बिटवीन, हमारे पास दो चीजें हैं, कौन कौन सी, पहली चीज है हाइड्रोलाइसिस कांस्टेंट दैट इज KH एंड डिसोसिएशन, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन X, ठीक है, इन दोनों के बीच का कंपैरिजन देखना, हाइड्रोलाइसिस कांस्टेंट KH और X में। तो हमें एक फॉर्मूला अभी आया था KH बराबर आया था CX² अपॉन 1 - X। अब मैं ये मान के सकता हूँ क्योंकि वीक है सब कुछ, वीक हम ले रहे हैं, तो 1 - X अप्रोक्सीमेटली 1, ये मान के चल सकता हूँ, तब KH बराबर सिर्फ क्या रह जाता है CX²। तो यहाँ से मुझे बताओ क्या मैं लिख सकता हूँ, X² बराबर KH अपॉन C, ठीक है, और X बराबर क्या लिख सकता हूँ, अंडर रूट KH अपॉन C, ये लिख सकता हूँ, पक्का कोई दिक्कत तो नहीं। क्या मैं X बराबर ये भी लिख सकता हूँ क्या, अंडर रूट KH की जगह KW अपॉन KB, और नीचे C, ये भी लिख सकता हूँ, ठीक है, इतनी बात क्लियर हो गई, ओके। अब इससे आगे चलते हैं,
अब मुझे पता है जो हाइड्रोजन का कॉन्सेंट्रेशन है वो मैंने दिया था C इंटू एक्स से, C इंटू एक्स से दिया था, तो एक्स की वैल्यू मैं ये रख सकता हूँ। तो अगर मैं एक्स की वैल्यू ये रखता हूँ और इसमें C की मल्टीप्लाई करता हूँ, दैट इज के डब्ल्यू अपॉन के बी इंटू सी, ये किसकी जगह रखा, एक्स की जगह। तो यहाँ से क्या आ जाता है, यहाँ से आ जाता है C मल्टीप्लाई अंडर रूट C मल्टीप्लाई के डब्ल्यू अपॉन के बी, ये आ जाएगा। भाई C अगर अंदर जाएगा तो एक रूट में रह जाएगा, बाकी खत्म। ये किसके लिए आया, H पॉजिटिव के लिए। अब यहाँ से H पॉजिटिव के लिए अगर आप निकाल रहे हो तो इसमें भी लॉग ले लो, तो लॉग H पॉजिटिव इज इक्वल हाफ ऑफ, जब किसी की पावर ये होती है ना अंडर रूट तो हाफ हो जाता है, तो हाफ ऑफ लॉग के डब्ल्यू प्लस हाफ ऑफ लॉग C, ये वाला C, और माइनस क्योंकि के बी नीचे है तो माइनस हाफ ऑफ लॉग के बी, ये हो गया। अब हमें पता है अगर हम इसे पीएच के रिस्पेक्ट में लिखेंगे तो फ्रेंड्स कुछ चीजें चेंज हो जाएगी, बाकी एज इट इज रहेंगी, ठीक है। तो ये जो है लॉग, इसको हम पीएच लिख रहे हैं, ठीक है। ये वाला क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हाफ ऑफ पी के डब्ल्यू, मैं आपको बता दूं ये हो जाएगा हाफ ऑफ पी के डब्ल्यू। अब ये जो हो जाएगा ये हो जाएगा माइनस का, ठीक है, माइनस हाफ ऑफ लॉग सी, ठीक है। और ये वाला जो हमारा है ये भी माइनस का रहेगा, दैट इज हाफ ऑफ पी के बी, ये हो जाएगी, ठीक है। अब करके देख लेना, देखो मैंने डायरेक्ट क्या करा है, मैंने माइनस नहीं लगाया इस बार, मैंने डायरेक्ट पॉजिटिव के रिस्पेक्ट में लिखा। आप चाहो तो माइनस लगा सकते हो, माइनस लगाने के बाद क्या होगा, जो पहले पॉजिटिव हो माइनस होंगे, माइनस वाले पॉजिटिव होंगे, बाद में आपस में डिवाइड करोगे तब भी सेम रहेगा। तो मैंने डायरेक्टली कर दिया, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब यहाँ से ये हमारी इक्वेशन आ गई, इसको भी हम अपनी हैंडरसन इक्वेशन बोल सकते हैं, और साथ में पीएच बराबर, देखो हाफ ऑफ पी के डब्ल्यू की वैल्यू होती है 14, तो अगर मैं हाफ ऑफ पी के डब्ल्यू लिख रहा हूँ तो क्या मैं इसे लिख सकता हूँ 7, तो क्या मैं लिख सकता हूँ 7 माइनस हाफ ऑफ लॉग सी माइनस हाफ ऑफ पी के डब्ल्यू, ठीक है, पी के डब्ल्यू सॉरी पी के बी, ठीक है, ये हो गया। तो यही इक्वेशन हमारे स्टार्टिंग में आई भी थी फ्रेंड्स, अगर आप देखो तो यही मैं आपको समझा रहा था। ये पूरा एक्सप्लेनेशन था एक एक क्वेश्चन के लिए जो है शॉर्ट में लिखी हुई है, ठीक है। तो यहाँ से आप किसी भी स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक बेस, सिर्फ स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक बेस के लिए आप उसकी पीएच वैल्यू निकाल सकते हो जब ये सारी वैल्यू दी गई हो। ओके, तो अब देखो ध्यान से सुनना, ये जो विलयन होता है इसकी प्रकृति अम्लीय होता है, दैट इज पीएच इज लेस देन 7, इनका जो पीएच आया वो लेस देन 7 आएगा, ठीक है। तो कुल मिला के एक बात है, पीएच तो हम निकालेंगे लेकिन पीएच की जो अप्रोक्सीमेट वैल्यू आएगी वो 7 से कम आएगी। ओके क्लियर, ठीक है। तो ये सारी क्वेश्चन थी फ्रेंड्स। इसी तरह से जब हम करने बैठेंगे तो इसमें आ जाएगा दुर्बल सॉल्ट, दैट इज सॉल्ट ऑफ वीक एसिड्स एंड स्ट्रॉन्ग बेस, ठीक है। तो दुर्बल अम्ल और प्रबल क्षार के लिए अगर आप लिखोगे जैसे कि ACH3CONA Na2CO3, इनका जो आएगा H पॉजिटिव के लिए फॉर्मूला आएगा KW इंटू के अपॉन सी, और पीएच बराबर जाएगा हाफ इंटू पी के डब्ल्यू प्लस पी के ए प्लस लॉग सी, ये आ जाएगा। अब इनके लिए क्या होगा, क्योंकि इनमें स्ट्रॉन्ग बेस है तो इसलिए इनका पीएच जो होगा 7 से ज्यादा होगा, इनका 7 से ज्यादा हो जाएगा, ठीक है। एक ही क्षारीय प्रकृति होगी, पीएच 7 से ज्यादा हो जाएगा। अब बात करते हैं एसओ की, जो बिल्कुल बराबर बराबर टक्कर के हैं, जैसे कि दुर्बल अम्ल और दुर्बल क्षार। तो दुर्बल अम्ल ये वाला CH3CON है, और NH4 पॉजिटिव ये दुर्बल क्षार भी है, इन दोनों का कॉम्बिनेशन। NH और होल ट्वाइस CO3 दैट इज अमोनियम कार्बोनेट, ये भी ऐसा ही है। CH3CO2 जिंक, ये क्या है, जिंक एसिटेट, ये भी ऐसा ही है। तो ये सारे के सारे कैसे सॉल्ट हैं, दुर्बल अम्ल और दुर्बल क्षार वाले। इनके लिए KH बराबर होता है KW अपॉन K इंटू KB, ठीक है। और H पॉजिटिव बराबर क्या होता है K इंटू KW अपॉन K A इंटू KB, ठीक है, ये हो गया। तो यहाँ से आ जाता है KW इंटू K अपॉन KB, ये सब आ जाता है, ठीक है। अब यहाँ से अगर पीएच की वैल्यू निकालोगे तो पीएच बराबर होता है हाफ इंटू पी के डब्ल्यू प्लस पी के माइनस पी के बी, ये हो जाता है। फ्रेंड ये जो इक्वेशन दे रखी है ये आपको याद करनी इंपॉर्टेंट है वैसे तो, लेकिन फिर भी मैं कहता हूँ ज्यादा डीप डाउन मत जाइएगा, क्योंकि एग्जाम में इनसे रिलेटेड जो क्वेश्चन आ रहे हैं वो ऊपर ऊपर से आ रहे हैं, वही आपको मैं करवा दूंगा तो आपको पता लग जाएगा क्या क्वेश्चन इसमें से आ सकते हैं। ओके, चलिए अगली बात करते हैं पॉइंट नंबर 4 की, जिसमें हम बात करेंगे प्रबल अम्ल और प्रबल क्षार के लवण। प्रबल अम्ल कौन से होते हैं, जैसे कि NaCl, KNO3, K2SO4, BaCl2 आदि, ठीक है। तो इन लवणों में क्या होता है, H पॉजिटिव और OH नेगेटिव आयनों का सांद्रण बराबर होता है, ठीक है। ये दोनों को इक्वली हाइड्रोलाइज करते हैं, इसलिए इनका पीएच जो होता है वो 7 के बराबर होता है। ओके, तो इसमें कुछ हाइड्रोलाइज वाला केस होता ही नहीं एक्चुअली। ओके, अब हमारे लिए एक और इंपॉर्टेंट टॉपिक आता है, दिस इज कॉल्ड द विलेयता गुणनफल सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट। ये फ्रेंड्स ये है क्या, सबसे पहले हम इसे समझते हैं सॉल्युबिलिटी क्या होती है। देखो भाई सॉल्युबिलिटी क्या होती है, आपने वाटर लिया और उसमें आपने चीनी मिलाई, ठीक है, वाटर में चीनी मिलाई, तो 3 केस बन सकते हैं। पहला केस है अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन,
अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन में क्या होता है, उसमें और ज्यादा चीनी मिलाई जा सकती है, दैट वी कैन से द मोर सॉल्यूट कैन बी डिसॉल्व, मोर सॉल्यूट कैन बी डिसॉल्व। ओके, दूसरा हमारा क्या आता है, दूसरा हमारा आता है सैचुरेटेड। सैचुरेटेड सॉल्यूशन में क्या होता है, नो मोर सॉल्यूट कैन बी डिसॉल्व एट ए पर्टिकुलर टेम्परेचर, कैन बी डिसॉल्व एट ए पर्टिकुलर टेम्परेचर, मतलब अगर टेम्परेचर चेंज ना करो तो उसमें और ज्यादा आप सॉल्यूट को डिसॉल्व नहीं कर सकते। तीसरा हमारा क्या आता है, सुपर सैचुरेटेड। अब ये क्या होता है, इनमें है एक्सेसिव अमाउंट ऑफ सॉल्ट इज डिसॉल्व्ड, इसमें सॉल्यूट की बहुत ज्यादा अमाउंट होती है, एक्सेसिव अमाउंट ऑफ सॉल्यूट इज डिसॉल्व्ड, उन्हें हम क्या कहते हैं, सुपर सैचुरेटेड। फ्रेंड्स यहाँ हम बात करने वाले हैं, सारी की सारी बात करने वाले हैं सैचुरेटेड की। किसकी, सैचुरेटेड। अब सैचुरेटेड में कंडीशन समझो कि उसमें और ज्यादा सॉल्यूट कैन बी डिसॉल्व नहीं हो सकता, और ज्यादा सॉल्यूट डिसॉल्व नहीं किया जा सकता। इसका मतलब क्या है कि आपने जो सॉल्यूट बनाया अब वो घुल नहीं रहा, अब वो घुल नहीं रहा। यहाँ पे मैं इस चीज को भी कह सकता हूँ, एक और चीज भी कह सकता हूँ कि यहाँ पे क्या हो रहा है, सॉल्यूशन में और सॉल्यूशन से डिसोल्यूशन में एक इक्विलिब्रियम आ रहा है। इसका मतलब सॉल्यूशन में तो सॉल्यूशन बन रहा है, डिसोल्यूशन में क्या हो रहा है कि सॉल्वेंट और सॉल्यूट अलग अलग हो रहे हैं। इनके बीच एक इक्विलिब्रियम आ रहा कि जितना सॉल्यूट घुल रहा है उतना ही वो वापस आ रहा है, ठीक है। और ये किस में हो सकता है, सिर्फ सैचुरेटेड सॉल्यूशन में, क्योंकि उसमें और ज्यादा सॉल्यूट घुल नहीं रहा, तो सॉल्यूट घुल भी रहा है और नहीं भी घुल रहा, हम ये कह सकते हैं। तो एक तरह से इक्विलिब्रियम एडजस्ट हो गया, ठीक है। यहीं पर हम पढ़ेंगे एक कंसेप्ट, दिस इज कॉल्ड सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट, ठीक है। अब ये इससे कैसे रिलेटेड है वो समझो। इसे हम केएसपी द्वारा डिनोट करते हैं और इसका विलेयता एस के साथ निम्न प्रकार से दिया जाता है। मान लो हमारे पास BSO4 है, हमने इसे वाटर में डिजोल्व किया, जबकि ये होता नहीं, प्रेसिपिटेट बनाता है। ये प्रेसिपिटेट नहीं बना रहा, उससे पहले समझो कि ये दो पार्ट में टूटा, Ba2 पॉजिटिव एंड SO4 2 नेगेटिव, ठीक है, इसमें टूट गया। अब हो क्या रहा है, ये जो आयंस बने, ये जो आयंस बने हैं, ये डिसॉल्व भी हो रहे हैं और वापस भी आ रहे हैं। तो यहां से हम क्या निकाल सकते हैं, दैट KSP कांस्टेंट ऑफ सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट, ठीक है। तो इसे हम सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट भी कहते हैं, will be equal to Ba2 positive upon, sorry, Ba2 positive into SO4 2 negative upon BSO4। अब BSO4 सॉलिड है तो उसका कांस्टेंट 1, उसका कंसंट्रेशन 1 हो गया, तो वो हमने लिखा नहीं, तो KSP बराबर ये आ गया। अब यहां से हम ये मान के चलते हैं कि इन दोनों की जो सॉल्युबिलिटी है, यहाँ से हम क्या मान के चलते हैं, जो इनकी दोनों की सॉल्युबिलिटी है वो S है, ठीक है। सॉल्युबिलिटी कितनी है दोनों की, S है फॉर बोथ। अब यहाँ से अगर सॉल्युबिलिटी S है तो KSP बराबर क्या आ जाता है, S स्क्वायर आ जाता है, और S बराबर क्या आ जाएगा, अंडर रूट KSP, ठीक है। तो ये आपको पता होना चाहिए कि हमें जो भी सब्सटेंस देंगे उसके अकॉर्डिंग सॉल्युबिलिटी वो जो भी देंगे वो दोनों के लिए सेम रहेगी, ठीक है। क्लियर हुआ, यही हमारे पास आता है सॉल्युबिलिटी और सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट में रिलेशन। तो KSP बराबर S स्क्वायर होता है, लेकिन सभी कंडीशन में नहीं, जिसमें केवल एक एक मोलैरिटी हो, जिसमें केवल एक एक मोलैरिटी हो, ये 1:1 टाइप का है, ठीक है, जिसमें कैटायन भी और एनायन भी दोनों 1:1 में हो, तो उसके लिए KSP बराबर S स्क्वायर आता है, और S बराबर क्या आता है, अंडर रूट KSP, ठीक है। अब मान लो कुछ और है, जैसे कि ये A2B3, ठीक है। अब इसका आयनाइजेशन करोगे तो क्या बनेगा, 2A 3 पॉजिटिव प्लस 3B 2 नेगेटिव, ये बनेगा। इसको हम KSP बराबर क्या लिख सकते हैं कि भाई A3 पॉजिटिव का कॉन्सेंट्रेशन टू द पावर 2, B2 नेगेटिव का टू द पावर 3, ये हो गया। तो KSP बराबर, अगर मैं कहूँ इनकी सॉल्युबिलिटी सेम है, दैट दोनों की S है, तो ये क्या होगा, ट्वाइस हो जाएगी, जहाँ 2 है ना, मोलैरिटी से मल्टीप्लाई हो जाएगी, एंड द पावर जो है वो रहेगी, ठीक है। तो ये A के लिए क्या हो जाएगी, 2S टू द पावर 2, 2S टू द पावर 2, और B के लिए क्या हो जाएगी, जो उसकी मोलैरिटी है मल्टीप्लाई सॉल्युबिलिटी, दैट इज S, यहाँ पे S आना है, B नहीं आएगा, S आएगा, इंटू 3S टू द पावर 3, ठीक है। अब अगर हम इसे लिखें तो KSP बराबर क्या आ गया, 108S टू द पावर 5, ये हो गया, ठीक है। क्लियर हुआ। और यहाँ से अगर मैं लिखूं तो S बराबर क्या हो जाएगा, देखो कितनी बड़ी टर्म्स आएगी, S बराबर हो जाएगी 5 अंडर रूट
KSP/108 ये हो जाएगा। खैर इतना बड़ा फॉर्मूला लिखने की जरूरत है, ये सही है। ठीक है, तो फ्रेंड जैसा भी आपको सॉल्ट देंगे उसके अकॉर्डिंग सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट आपको निकालना पड़ेगा। तो चलो आपके पास एक क्वेश्चन है MgCl2 का, बताओ। MgCl2 देखो, अब इसको MgCl2 को अगर हम ब्रेक डाउन करते हैं तो हमारे पास क्या आएगा, Mg2 पॉजिटिव प्लस Cl ट्वाइस Cl नेगेटिव, ये आएगा। ठीक है, तो इसके लिए अगर मैं KSP लिखने लगूँ, पहले तो फॉर्मूले के अकॉर्डिंग लिखो, फॉर्मूले के अकॉर्डिंग Mg2 पॉजिटिव टू द पावर 1, क्योंकि यहाँ कोई भी यहाँ पे स्टोइकियोमेट्रिक नहीं है तो पावर 1 इंटू Cl नेगेटिव टू द पावर 2। अब दोनों की सॉल्युबिलिटी S मानोगे तो KSP बराबर, इसकी मोल्स कितना है यहाँ पे 1 है, 1 मान लो, तो ये सिर्फ S रह गया और पावर भी कुछ नहीं है तो 1 ही रह गया। इसके लिए अगर हम S मानेंगे लेकिन इसकी मोलैरिटी भी 2 है तो 2S टू द पावर 2 ये हो जाएगा, 2S टू द पावर 2। तो यहाँ से जो KSP आ रहा है इसका बताओ कितना आएगा, बताओ कितना आएगा, ये आएगा 2S की पावर 3, ये आ जाएगा 2S टू द पावर 3। ठीक है, तो क्यों आया, देखो 2 इंटू 1 2 हो गया, S की पावर 1 है, S की पावर 2 है, जुड़ के 3 हो गई। ठीक है, तो ये हो गया। अब मुझे बताओ इसके लिए मैं क्या लिख सकता हूँ, क्या मैं ये लिख सकता हूँ कि S से बराबर क्यूब रूट KSP/2, ये भी तो लिख सकता हूँ। तो ये इसका आंसर हो गया। तो फ्रेंड जैसा भी आपको सॉल्व देंगे उसके लिए जो सोल्युबिलिटी प्रोडक्ट होगा वो अलग अलग आएगा। ठीक है, अब यहाँ एक चीज का ध्यान देना है, आप कहोगे सर ये तो आयनिक प्रोडक्ट भी है, अगर हम केवल पहली लाइन पे रुक जाएं, ये अगर हम पहली लाइन पे रुक जाएं तो हम इसे KIP भी बोल सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन यहाँ पे फर्क क्या हो रहा है, यहाँ पे फर्क हो रहा है, हम क्या सोच रहे हैं कि जो ये आयंस बनेंगे इनमें से कुछ घुल रहे हैं कुछ वापस आ रहे हैं, तो एक इक्विलिब्रियम एडजस्ट हुआ तो हमने उसे आगे बढ़ा दिया। तो कुल मिला के हम इसे आयनिक भी कह सकते हैं। तो आयनिक प्रोडक्ट में केवल, अगर हम केवल आयनिक प्रोडक्ट लिखने लगे मान लो MgCl2 का, तो हम सिर्फ इतना लिख सकते हैं Mg2 पॉजिटिव प्लस ट्वाइस Cl नेगेटिव। तो इसके लिए KIP बराबर हम क्या लिख सकते हैं, सिर्फ और सिर्फ Mg2 पॉजिटिव इंटू Cl नेगेटिव की पावर 2, ये लिख सकते हैं। ये हमारा क्या आ जाएगा, KIP आ जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, क्लियर हुआ। अब तो सोल्युबिलिटी आपको पता लग गई, सोल्युबिलिटी के केस में सैचुरेटेड सॉल्यूशन जरूरी है और उसमें जो आयनाइजेशन है वो वापस से सोल्यूट बना रहा है, सोल्यूट डिसॉल्व हो रहे हैं और वो वापस आ रहे हैं, डिसॉल्व हो रहे हैं वापस आ रहे हैं, ये चीज हो रहा है। आयनिक में सिर्फ आयंस बन और बन गए, बस बन गए, उसके आगे की कहानी शुरू हो गई कि भाई वाटर के साथ जाएंगे कहाँ जाएंगे वो उसकी बात है। अब इसी से हमारे पास आयनिक गुणनफल से किसी भी समय आयनों की सांद्रता का गुणनफल आयनिक गुणनफल कहलाता है। ये मैंने बता दिया ना कि सैचुरेटेड की कंडीशन में तो सोल्युबिलिटी प्रोडक्ट है, और अगर सैचुरेटेड नहीं है तो जो आयन की जो कॉन्सेंट्रेशन है उनका गुणनफल आयनिक गुणनफल है। ये मैंने बता दिया भाई, ये इनके आयनों का गुणनफल हो गया तो आयनिक गुणनफल हो गया। ठीक है, तो अब यहां से 3 केस आते हैं फॉर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, मोस्ट इंपोर्टेंट। अगर KIP की वैल्यू ज्यादा है KSP से, इसको समझो, इसको मतलब क्या है कि आयंस ज्यादा बन रहे हैं घुल कम रहे हैं, आयंस ज्यादा है घुल कम रहे हैं, यही तो स्टेटमेंट है इसकी। समझो, आयंस ज्यादा बन रहे घुल कम रहे। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है, पेरिसिटेट बनेगा। ठीक है, पेरिसिटेट बनेगा, अवक्षेप बनेगा, अवक्षेप बनेगा, नीचे बैठ जाएगा। अब समझो, सीधी सीधी सी बात है भाई, आयंस तो बन रहे ज्यादा घुल नहीं रहे, तो जो घुल नहीं रहे वो नीचे बैठ जाएंगे, दैट्स इट। ठीक है, सेकंड थिंग, KI पे जो है वो KSP से कम है। ठीक है, अब इसमें क्या होगा, इसका मतलब है आयंस कम बन रहे, आयंस की रेशो कम है और घुल ज्यादा रहे, इसका मतलब पेरिसिटेट नहीं बनेगा। क्यों, जितने आयंस बनेंगे वो एकदम घुल जाएंगे, घुलने की टेंडेंसी ज्यादा है, तो प्रेसिपिटेट नहीं बनेगा। ठीक है, प्रेसिपिटेट नहीं बनेगा, एक चीज हो गई। तीसरी कंडीशन आती है जब ये दोनों बराबर है, KIP बराबर KSP है, तब क्या होगा, तब यहाँ पे आयनिक इक्विलिब्रियम आ गया। ठीक है, आयनिक इक्विलिब्रियम आ गया, यानी कि यहाँ पे जो आयंस हैं वो घुल रहे हैं और घुल रहे हैं उससे वापस आयंस में बदल रहे हैं, घुले हुए से वापस आयंस में बदल रहे हैं। ठीक है, तो ये कंसेप्ट इसमें चलता रहेगा। इसमें हमने जनरली अगर मैं बताऊं तो हमने तीसरे वाले की ही सारी बात की थी। और फ्रेंड्स इसके साथ ये जो चैप्टर होता है ये खत्म होता है। अगर कोई टॉपिक आपको टिपिकल लग रहा है तो मैं आपको ये रिकमेंड करूंगा कि जो इसके बाद प्रैक्टिस क्वेश्चन की वीडियो आएगी वो आप जरूर देखो, उसमें आपको चीजें ज्यादा क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, क्योंकि ये ऐसे चैप्टर होते हैं जनरली हम नहीं पढ़ते, इग्नोर करते हैं इन्हें, क्योंकि TGT में भी नहीं पढ़ा होगा या पहले भी नहीं पढ़ा होगा, तो इसलिए चीजें थोड़ी सी टिपिकल लगती हैं। लेकिन जब आप इन्हें समझोगे तो ये आपस में जुड़ जाएंगे, सब ये आपस में जोड़ने के लिए हैं। ठीक है, तो कल मैं क्या कराने वाला हूँ, कल मैं इसके प्रैक्टिस क्वेश्चन कराने वाला हूँ, तो कल की क्लास जरूर ज्वाइन कीजिएगा। ठीक है फ्रेंड्स,
तो ये इसमें थ्योरी कंप्लीट होती है। ठीक है, मिलेंगे कल की क्लास में। गुड बाय एवरीवन, सी यू नेक्स्ट टाइम, हैव अ नाइस डे।